हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो प्राचीन इतिहास एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। ये सीरीज़ चल रही है 100 मार्क्स की। तो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दो वीडियो प्रोवाइड कराई हैं और ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले 41 क्वेश्चन तक हमने कवर किए हैं। आज हम जो पढ़ाएंगे 42 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सारे क्वेश्चन 6 से 12 तक के में जितने भी बुक में क्वेश्चन होते हैं सभी हमने इस सीरीज़ में लिए हैं, ताकि आपको एक ही जगह 2-3 वीडियो में या ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीडियो बनेंगी, उसमें आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक प्राचीन हिस्ट्री। एक और चीज़ कहनी है कि बच्चों, जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको और कुछ भी पढ़ना है वो मुझे बता सकते हैं, और लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए आपको प्रेस आइकॉन को दबाना पड़ेगा, वो जो घंटी होती है उसको दबाना पड़ेगा, उसको प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपके पास वीडियो हमेशा पहुंचती रहे। और आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। ये जो मेरा चैनल है ये बहुत ही इतनी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा है। जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव में रहते हैं, जो कोचिंग नहीं कर पाते, ये बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वही आपको मिलेंगे जो कहीं और बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे आपको मिल जा रहे हैं, या वो भी बीच बीच में से छोड़ रहे हैं। हमने आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ताकि आपको वीडियो पसंद आए और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 क्वेश्चन नंबर, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसे था? ए पुत्र, बी पुत्री, सी पुत्रवधू, या डी पति। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी पुत्री। पुत्री को जो सामान्य परिस्थितियां होती थी उसे स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार था। जो उसको गोल्ड मिलता था, या जो उसको एक तरीके से कह सकते हैं जो गिफ्ट मिलते थे, वो सारे वो मतलब उसकी बेटी को, उसको सामान्य स्थितियों में स्त्री धन का उत्तराधिकार पुत्री को माना गया। बच्चों, ये क्वेश्चन IAS में आया था और कई बार रिपीट हुआ है हर एग्ज़ाम में। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तो किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, बल्कि हमने जो क्वेश्चन निकाले हैं, हमने कोई लाइन नहीं छोड़ी है, ताकि आपको हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 43, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए पेरिप्लस, बी टॉलमी, सी प्लिनी, या डी अज्ञात है। तो जो इसका आंसर है बच्चों वो है अज्ञात है। इसके लेखक के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। 44, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं? अगर आपने 6 से 12 तक की जो बुक्स हैं वो पढ़ी होंगी NCERT की, तो आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन किस बुक से है। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इसका सही आंसर क्या है? ए केंद्रीय, बी नगरीय, सी प्रांतीय, या डी ग्राम प्रशासन। तो बच्चों, इसका सही आंसर है ग्राम प्रशासन। जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो चोल शासकों की बहुत ज़्यादा बेहतर थी, तो इसलिए ये ग्रामीण प्रशासन, इनका प्रशासन के लिए ये चोल व्यवस्था या चोल शासक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, संगम काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यवसाय क्या था? ए वस्त्र उद्योग था, बी धातु उद्योग था, सी मसाला उद्योग, या डी हाथी दांत का प्रयोग किया जाता था या उद्योग था। तो ये चारों में से सही आंसर है 45 का बच्चों सी, जो कि उस समय 45 कहता है कि संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित जो व्यवसाय था, संगम काल की हम बात कर रहे हैं, तो मसाला उद्योग सबसे ज़्यादा प्रचलित था संगम काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, आहत सिक्के कब मिले हैं? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भाई ये बच्चों आप देखना कितने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में मिलते हैं, और आपको कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बुक मतलब ऐसे पढ़ो, आप NCERT पढ़ो कि जब आप वीडियो देखो तो आपको थोड़ा नॉलेज हो कि आपने कहाँ से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अज्ञात सिक्के कब मिले हैं? ए 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, बी 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, या सी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, डी 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो जो आहत सिक्के कब मिले हैं? ये मिले हैं 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर है डी, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व आहत सिक्के
मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 16 महाजनपदों की सूची निम्न में से किस में उपलब्ध है? निम्न में उपलब्ध है। देखो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कभी भी। किसी भी बड़े एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, सीटेट हो, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देते हैं कि 16 महाजनपदों की सूची निम्न में उपलब्ध है। ए महाभारत, बी अंगुत्तर निकाय, सी छांदोग्य उपनिषद या संयुक्त निकाय। तो क्वेश्चन नंबर 47 का है बच्चों बी अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय जो है ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे आपका किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, लेकिन 16 महाजनपदों के बारे में हर बार पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि वैसे के वैसे ही आते हैं, तो ये अंगुत्तर निकाय में लिखा हुआ है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर पूछे जाते हैं। 4 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कितनी बार तो 2-2 क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए आर्कियोलॉजी, बी एपिग्राफी या सी न्यूमोमेटिक या डी एस्ट्रोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का है बच्चों, जो सही आंसर है इसका सी न्यूमिस्मैटिक को इसको बोला जाता है। और ये इसका अध्ययन का एक नाम है। सिक्के के अध्ययन को हम न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूमिमैटिक। तो सिक्के के अध्ययन को हम न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। तो ये 3-4 बार मैंने आपको रिपीट कर दिया है ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन हैं, इनका भी अभी बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, या प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का पूछ रहा है बच्चों। तक्षशिला, ए बी इंद्रप्रस्थ या सी अवंतिका या डी पाटलिपुत्र। तो इन चारों में से सही आंसर इसका क्या है बच्चों? तो उज्जैन को पुराने समय में, प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो इसका उज्जैन का पुराना नाम है अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है जनपद और राजधानी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे एलटी का दे रहे हैं आप एग्ज़ाम, या आप टीजीटी पीजीटी का दे रहे हैं, या आप किसी प्रोफेसर के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप सीटेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी आपको इस तरीके का एक राजधानी आती हैं और जनपद आते हैं। तो ए कुरु, बी कौशल या राजगृह, सी वत्स या अयोध्या, मगध, इंद्रप्रस्थ। अब इनको हमें मिलान करना है। तो कुरु की राजधानी क्या है, कौशल की राजधानी क्या है, या वत्स की राजधानी क्या है, या मगध की राजधानी क्या है। तो बच्चों अब इसको ना उल्टा भी कर सकते हैं हम। तो राजधानी यहाँ पे कर देंगे और जनपद यहाँ पे कर देंगे। तो आपको क्या करना है, फिर से वही करना है, मिलान करना है, एक तरीके से मैच करना है। आपको सही बताना है कि कौशाम्बी का जनपद क्या है या राजगृह का। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को आज याद रखना कि मैं किस तरीके से बता रही हूँ। इसका सही आंसर है बच्चों 50 का डी। अब डी कैसे है? अब देखो, 1 का 4 है, 2 का 3 है, और 1 का है आपका बच्चों, 2 का 3 है, 1 का 4 है, 1 का 4, बी का 3 और सी का 1। जो सी है उसका 1 होगा। वत्स की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। कुरु की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। आपने महाभारत का युद्ध देखा भी, जब राम में उसमें आता है सीरियल में, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और कौशल नरेश कहा जाता है श्री राम को। तो जो कौशल की राजधानी थी वो क्या थी? अयोध्या। और बचा लास्ट का मगध, और मगध की है 2 राजगृह। तो 2 राजधानी तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, कुरु और कौशल। यानी कुरु में महाभारत के समय की काल की बात है, और कौशल में राजा राम सिया जो राम जी हैं उनके समय की बात है। तो ये 2 राजधानी तो इजीली आपको याद हो जानी चाहिए। कुरु की राजधानी क्या थी बच्चों? वो थी आपकी इंद्रप्रस्थ। कौशल की राजधानी आपकी क्या थी? अयोध्या। वत्स की राजधानी आपकी क्या थी? कौशाम्बी। और मगध की राजधानी थी आपकी
राजगृह है। तो इस तरीके से 4 राजधानी है, 8 क्वेश्चन आपको तैयार होते हैं। अगर इसको पलट देते हो तो आपको एक और क्वेश्चन तैयार होता है, राजधानी इधर और जनपद इधर हम कर देते हैं। तो बच्चों इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा डी। पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 1 और चौथे का 2। इस तरीके से ये मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 51। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अब ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मैंने एक 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जब वो पेपर मैंने निकाला है LT ग्रेड का, सारे क्वेश्चन यही आए थे और इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो ये CTET हो या TGT PGT, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इससे बाहर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। बस आप जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ें और NCERT को बार बार 1-2 बार 3-4 बार ऐसे करके उसको, जैसे लेसन को हम रीड करते हैं, बस इतना रीड करते रहें। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था बच्चों? अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा बुद्ध ने का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था या उन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 52। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे या तीर्थंकर हैं? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, हैं, थे, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या नेमिनाथ। तो इन चारों में से सही आंसर जो है बच्चों वो है आपका प्रथम तीर्थंकर की बात हो रही है। ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थंकर, और महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नैमिषारण्य, ये सारे जैन धर्म के जो तीर्थंकर रहे हैं, लेकिन प्रथम तीर्थंकर की नाम पूछा जा रहा है तो वो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? देखो बुद्ध का जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, फिर वो कहाँ पर गए, कैसे कैसे जाते रहे, फिर उनके ग्रुप बनते चले गए गौतम बुद्ध के। जैसे कि एक धर्म बन जाता है उसी तरीके का ये भी फैलता जा रहा था, और अलग अलग जो ग्रुप बनते जा रहे थे, और अपने प्रवचन और अपने बारे में जानकारी देने के लिए जगह जगह संगति हुआ करती थी। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ए मथुरा में, बी वल्लभी में, सी राजगृह में या डी तक्षशिला में। तो बच्चों इसका सही आंसर है राजगृह में। सबसे पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है? मतलब जिनका कोई ग्रंथ नहीं है किसे कहा जाता है? जैनों को, बी बौद्धों को, सी वैष्णव को या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है बी ए, जैनों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैनियों जो जैनी हैं हमारे जैनी भाई, उनको जो क्या बोला जाता है? निग्रंथ। तो क्वेश्चन ये आएगा, ऐसे इस तरीके से भी आ सकता है, निग्रंथ कौन किनको कहा जाता है या निग्रंथ किसे कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के देंगे, लेकिन आपको एक ही वर्ड याद रखना, निग्रंथ, तो वो जैनों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? ए मेनांडर, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या डी रुद्रदामन। इन चारों में से जो सही आंसर है बच्चों 55 का वो है आपका बी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो निम्न में से जैन, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत भद्रबाहु के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडलग्राम, बी नालंदा, सी गया या डी लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर है बच्चों, आप भी जब मैं पूछ रही हूँ तो उस बीच में लिखते मुझे आंसर बता सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज का भी अपने आप को भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ और आंसर बता रही हूँ, उसी बीच में आप सही आंसर लिख सकते हैं। तो 56 का जो आंसर है बच्चों वो है कुंडलग्राम। ए महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 57। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा सत्य, अस्तेय, अहिंसा
या ब्रह्मचर्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मचर्य। जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने अपनी शिक्षाओं में, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर स्वामी ने जो शब्द जोड़ा था वो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। यानी कि जो जैन साधु संत हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, आस्ते इनके पहले से ही थे, बाद में ये जोड़ा गया और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ये बहुत ज़्यादा आज भी फॉलो किया जाता है। तो ये किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? हम चोल शासकों की बात कर रहे हैं क्योंकि बच्चों हम एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको प्राचीन भारत से ही मिलेंगे। तो चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के, वैष्णव धर्म के, सी बौद्ध धर्म के, या डी जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है बच्चों, इस बीच में आप भी जवाब दे सकते हैं अपना। तो 58 का सही आंसर है शैव धर्म के चोल शासक अनुयायी थे, ये शैव धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछ रहा है बच्चों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है कि बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, कि ज़रूरी नहीं है आपके एकदम से बुक ही पढ़ें। प्रैक्टिकल में भी आप देखें कि जब हम कोई वीडियो देखते हैं या कोई ऐसी नॉलेज आती है, न्यूज़ में आती है बहुत ज़्यादा, तो उस समय आप देखो ये कहाँ पर है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो है उड़ीसा में बच्चों, इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा जा रहा है बच्चों, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। तो फिर भी मैं आंसर आपको बता रही हूँ, तो आप भी लिख सकते हैं सही आंसर। अब मैं जब बात कर रही हूँ तो ए हाथी गुम्फा अभिलेख, सी बी प्रयागराज प्रशस्ति, या सी ऐहोल अभिलेख, या डी जूनागढ़ अभिलेख। तो 60 क्वेश्चन का जो कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। 100 मार्क्स की ये सीरीज़ चल रही है बच्चों। तो इसका सही आंसर है सी 60 का जो ए यानी हाथी गुम्फा अभिलेख में ये हमें मिलता है प्राचीन प्रमाण। किसका? जैन मूर्ति पूजा का। यानी जैन पहले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन जब प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख मिला है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला है कि मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था जैन धर्म में भी, जैसे बौद्ध धर्म में भी हो गया था। पहले ये मूर्ति को नहीं मानते थे, यानी जो ये हिंदू रिलीजन है वो मूर्ति पूजा को मानता था। जैन और बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये लोग भी मूर्ति पूजा का प्रचलन करने लगे। यानी महावीर स्वामी का और बौद्ध का जो पूजा हुई है वो मूर्ति के रूप में हुई है। तो जो जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। तो बच्चों ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था, और अगर किसी को ऑफलाइन वो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मेरा नंबर है वहीं मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स पीडीएफ के थ्रू मिलेंगे। और कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप हमसे बात कर सकते हैं उस नंबर के थ्रू। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, और आप पूछ सकते हैं कि आपको किस तरीके के नोट्स चाहिए। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, 2 से ढाई घंटे, और फिर क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। फिर इन सब क्वेश्चंस को वो कराना पड़ता है, सारे क्वेश्चन एक जगह इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी बच्चों को ये वीडियो पहुंच सके और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर कोचिंग सेंटर नहीं है, बहुत दूर दूर कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जैसे कि गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, देहात में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। इसमें आपको शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में या आगे वीडियो भेजने में बिल्कुल कुछ भी पैसा नहीं देना है, कुछ भी नहीं लगता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। धन्यवाद।